स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ओके, चलिए देखते हैं। 1 और 2 मानचित्र पर नज़र डालिए। ये मानचित्र है आपका। एक अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। अल इद्रिसी ने 1154 में। ये क्या है? मानचित्र फर्स्ट है। मानचित्र फर्स्ट कौन सा है? ये है। किसने बनाया था? ये देखिए मैप है, ये रास्ते हैं, जो भी है इसमें सब दर्शाया गया है। हालांकि बहुत पुराना है। अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1750 में बनाया था। किसने बनाया था? एक फ्रांसीसी मानचित्रकार, मैप बनाने वाले मानचित्रकार 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। श्रीलंका का द्वीप कहाँ है? ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के का कन्नौज। कैसा नाम? जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। इसका नाम भी अल इद्रिसी के मैप में मिलता है। किस में मिलता है? अल इद्रिसी के मैप में मिलता है कन्नौज का नाम भी। मानचित्र 2 देखिए। मानचित्र ये 2 है। ये देखिए, ये कुछ पहचाना सा लग रहा है ना? तो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थीं। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। किस लिए इस्तेमाल करते थे? समुद्र यात्रा के लिए। भाई उन्हें यात्रा करनी पड़ती थी तो मैप लेके चलते थे कि हमें किस दिशा में जाना है, किस तरह से किस साइड से जाना है ना, किस दिशा में जाना है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखो, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र के तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। दूसरे युग तक क्या था? मानचित्र अंकन, यानी मानचित्र को आंकने का जो तरीका है या विज्ञान है वो भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों का और नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? भाई ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है।
भाई जो मध्य युग की फारसी थी वो आज की फारसी से क्या है, भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, कौन सा शब्द लीजिए, हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। भाई आज हम हिंदुस्तान को क्या समझते हैं कि भारत के लिए हिंदुस्तान प्रयोग किया गया, लेकिन उस समय इसका अर्थ अलग था। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज, इनको आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मिन्हाज उस सिराज ने किस भाषा के इतिहासकार थे, फारसी के, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। भाई पूछा जाता है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था, तो मिन्हाज ए सिराज ने किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा के बीच में स्थित इलाकों से था। तो उस समय मिन्हाज सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उनका अर्थ ये था कि ये पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाके हैं उनके लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द कहा था। ठीक, लेकिन आज हम पूरे उसको मानते हैं, सभी पंजाब हरियाणा के साथ साथ जितने भी क्षेत्र हैं वो पूरा ही हम हिंदुस्तान के रूप में मानते हैं ना। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, यानी जो क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे उसके लिए उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अर्थ आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। सल्तनत, जैसे जैसे सल्तनत का प्रसार हुआ, यानी जैसे जैसे सल्तनत बढ़ी यानी क्षेत्र बढ़ा सल्तनत का, तो वैसे वैसे हिंदुस्तान शब्द में के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान शब्द में हम दक्षिण भारत को छोड़ के ही हिंदुस्तान शब्द को मानेंगे कि ये तो सब हिंदुस्तान है, लेकिन दक्षिण भारत को हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। ठीक, इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसने किया था, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो किस सदी से संबंधित हैं, तो अमीर खुसरो 14वीं सदी से संबंधित थे। अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। यानी जो अमीर खुसरो ने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो हिंद शब्द का प्रयोग किया था। भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो हिंद शब्द का, और मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान कहा था। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े जो हम आज जोड़ते हैं। मतलब कहने का उस समय हिंदुस्तान शब्द जो था वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, यानी हम उसको एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखते थे, है ना। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। हम विदेशी किसे कहेंगे, जो हम इस देश में नहीं रहता उसे हम विदेशी कहते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, बाहर से आने वाले व्यक्ति को भी, यानी अपने क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को भी हम विदेशी कह देते थे। कहने का ये मतलब है हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में
मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो आज उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ठीक है, यानी देश में ही रहकर अगर इसी देश के अंदर से कोई बाहर से किसी एक क्षेत्र से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता था और वह समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था, तो उसे भी हम विदेशी कह देते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। तो विदेशी को हिंदी में क्या कहते हैं? परदेसी। बहुत सारी है ना पिक्चरें भी परदेसी शब्द से बनी हैं। कई फारसी में अजनबी कहा जाता था। एक फिल्म में ऋषि कपूर थे, याद नहीं है मुझे, लेकिन श्रीदेवी जी थी। उसमें दिखाया गया था कि वो एक क्षेत्र से आए हुए थे और वो शादी करना चाह रहे थे, ऐसे करके कुछ था। तो उनको वो परदेसी ही बोलते थे। देहात के गांव के लोग थे तो वो उनको क्या कहते थे? वो शहर से आए थे और वो लोग गांव के थे तो उन्हें परदेसी ही कहा गया था। ऐसी फिल्मों में भी कहीं कहीं आया है। और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इससे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, यानी कक्षा 6 में कह रहे हैं कि पिछले साल, इसमें पिछले साल नहीं है, हमने पिछले वीडियो में जो हमारे पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में हमने डाल हैं उसमें आप सर्च कर लीजिएगा। उसमें हमने जो है गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ाया है, जो क्लास 6 का था चैप्टर। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी लगभग 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में, इस पूरी पुस्तक में, इस पूरी बुक में हम 700 से 1750 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे, यानी मध्य भारत के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। यानी कुछ बातें आपको जैसी थी वैसी चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य भवन निर्माण कला जिसे बोलते हैं, स्थापत्य किसे बोलते हैं? भवन निर्माण कला को, ठीक, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। यानी इतिहासकार क्या करते थे? सूचना इकट्ठा करने के लिए पहले भी सिक्कों पर, शिलालेखों पर, मृदभांडों पर, है ना, अभिलेखों पर निर्भर थे। इस काल में भी वैसे ही वे सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, अभिलिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कागज का मूल्य का इस्तेमाल। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसको इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। इतना महत्व था कागज़ का उस समय, क्योंकि कागज़ उद्योग का विकास नहीं हुआ था जैसा कि आज हमें बड़ी आसानी से कागज़ में प्राप्त हो जाता है ना, वैसा नहीं था। देखिए धीरे धीरे काम कम करने लगे।
थोड़ा सा देखते हैं पीछे क्या था। हाँ, इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत शासकों के क्रियाकलाप, वृत्तांत यानी शासकों के बारे में पूरी जानकारियाँ वृत्तांत में दी जाती थी, यानी जीवनी वगैरह, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ यानी हाजिरी, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, यानी उस समय, जिस समय की बात है मध्यकाल की, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। यानी आज जैसे हम फ़ोटोकॉपी कर लेते हैं, तो उस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। और ना ही आज हम कंप्यूटर के माध्यम से एक प्रतिलिपि को दूसरी प्रतिलिपि में निकाल लेते हैं सेम टू सेम, वैसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। कौन बनाते थे? पांडुलिपियों की प्रतिकृति में फोटोकॉपी कौन बनाते थे? तो बनाते थे लिपिक या नकल नवीस। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, बिल्कुल, और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। अभिलेखागार क्या है? अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। अब यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर 7.1 सेंटीमीटर है। 7.1 सेंटीमीटर इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। देखिए ये क्या है, नकल कर रहे हैं। एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि में क्या कर रहे हैं? ये नकल कर रहे हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट प्रति है, ये उनकी दूसरी इससे उतार रहे हैं, है ना। और ये कौन है? तो ये लिपिक हैं। कौन है? लिपिक। ये नकल नवीस जिसे आप कह सकते हैं, नकल नवीस या लिपिक, लिखने वाले। इसमें क्या बताया गया? इसमें लिपिक बताया गया है। यह एक लघु चित्र प्रति जिसमें नकल कर रहे हैं, तो नकल नवीस भी हो सकती हैं और लिपिक भी। बड़ी सुंदर पेंटिंग है। लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, है ना भाई। जब अपनी अपनी उसमें लिखते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। इसमें देखिए दिया है कि फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे क्या आ जाते थे, हाँ, छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। छोटे मोटे तो आते थे, लेकिन अर्थ थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो तो महत्वपूर्ण हो गया। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ नहीं यही होता था।
प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। प्रतिलिपियाँ बनाने में लिपिक क्या करते थे? छोटे मोटे फेर बदल भी कर देते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, कि कभी किसी शब्द को बदल देते थे तो कभी किसी वाक्य को बदल देते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल प्रतिलिपि शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी अगर हम 4 पुस्तकें हैं और वो 4 लेखकों द्वारा लिखी गई, तो कभी किसी ने कुछ दिखाया, किसी ने थोड़ा उसमें ज़्यादा बढ़ा के बता दिया, किसी ने उसको छोटा कर दिया, किसी ने इसको बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। तो इस तरह से अलग अलग तरह इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन इसलिए करना पड़ता था क्योंकि अलग अलग लिखावट मिलती थी, अलग अलग अर्थ हो जाते थे। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। लेखक क्या करते थे? कभी कुछ अपने मूल जो वृत्तांत होता था, जो वो लिखते थे, उसमें संशोधन करते रहते थे, यानी उसको सुधारते रहते थे। कई बार लेखक स्वयं भी 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या अपना जो वृत्तांत पहली बार कब लिखा था? तो 1356 में, और फिर उसके दूसरी बार उन्होंने इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। यानी इतिहासकारों को जो है लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले जो वृत्तांत उन्होंने लिखा 1356 में, उसकी उन्हें जानकारी ही नहीं थी। तो यह क्या था? पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ये देखिए, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी की जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स्थ लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। देखिए ये क्या है? बाईं ओर वाली लिपि है ये, और ये दाईं ओर वाली। देखिए ये कितनी सघन है, कितनी मतलब सटा कर लिखा गया है। और ये इसमें अंतर है। इसको देखिए लिखावट को, और इसमें अंतर है। इसको नस्तलीक लिपि बाईं ओर, फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती। नस्तलीक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में इससे लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स्थ लिपि दाईं ओर, ठीक, अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। यानी इसको पढ़ना कठिन है, पर इसको पढ़ना थोड़ा सरल है, कहने का मतलब है। चलिए देखते हैं आगे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है।
यानी 700 और 1750 के बीच के हज़ारों वर्षों का अध्ययन क्या है, ये 700 1750 क्या है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में है। मध्यकाल के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि बीच के हज़ारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन। इस काल में अलग अलग समय पर आई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट क्या था, एक ये चक्का नुमा, शायद रहट का ही चित्र है, हम देख लेते हैं। ये देखिए रहट, हाँ ये रहट का ही चित्र है, ये देखिए, है ना। ये एक चक्का टाइप में होता था और इससे पानी खींच के खेतों में सिंचाई की जाती थी। ठीक, रहट किसे कहते थे, एक चक्का टाइप में होता था और इससे एक रस्सी बांध के पानी निकाला जाता था और जब पानी ऊपर आ जाता था तो उससे खेतों में सिंचाई की जाती थी। ठीक, जैसे कि इसमें ये रहट, कताई में चरखे आप जानते होंगे, गांधी जी के चरखे का नाम आपने सुना होगा, चरखे। और युद्ध में आग्नेय शस्त्रों, बारूद वाले हथियार, जिसे हम आज बारूद वाले हथियार जैसे तोपखाना जैसे बोलते हैं, उस टाइप का कोई यंत्र था। आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल इस द्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू भी बाहर से आया था, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी भी बाहर से आई थी। ध्यान रहे ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ठीक, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी ये सब हमारे यहाँ, हमारे देश में कहाँ से आए, ये बाहर से आए थे। ये और उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। यानी आर्थिक रूप से भी इसमें परिवर्तन हुए, राजनीतिक रूप में भी, यानी शासन व्यवस्था इसमें परिवर्तित हुई, सामाजिक स्तर में परिवर्तन आया, सांस्कृतिक परिवर्तन आया, है ना। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय कौन था, राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, राजपूत यानी राजा का पुत्र था, से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत अपने को कौन सा वर्ण बताते थे, तो वो एक महान योद्धा थे और वे अपने को क्षत्रिय वर्ण का बताते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। यानी वो कवि लोग थे उस समय के, जो वो क्या करते थे, राजपूतों की जो पराक्रम था, यानी इतने वीर थे कि वो राजपूत बहुत वीर योद्धा होते थे और कभी पीठ दिखाकर, यानी अगर वो युद्ध में लड़ रहे होते थे और उन्हें पता चल जाता था कि हम हारने वाले हैं, हम वीरगति को प्राप्त होने वाले हैं, तो वो युद्ध के मैदान को पीठ दिखाकर नहीं भागते थे, भले ही उनके प्राण क्यों न चले जाए, भले ही वे वीरगति को प्राप्त क्यों न हो, लेकिन वे युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर कभी नहीं भागते थे। ठीक, तो ये क्या था, उनका पराक्रम था और स्वामी भक्ति।
जिस शासक के प्रति वो सेवारत होते थे वो उसके लिए स्वामी भक्त होते थे। जैसे आपने धाय माँ का नाम सुना होगा, वो भी एक राजपूतानी थी। उन्होंने क्या किया था, अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था, है ना। तो ये सब क्या था, एक स्वामी भक्ति थी का धाय माँ, हिंदी में शायद ये चैप्टर था, का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। क्या थी, देखिए, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, है ना। तो ये क्या कार्य करते थे, ये लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई होती रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, यानी जंगलों को काट करके खेती की जा रही थी उस इलाके में। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, यानी जानवर भी पालते थे, मवेशी मीन्स जानवर। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यानी वर्ण व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था, यानी जो जिस व्यवसाय को कर रहा है उसे उसी जाति का मान लिया जाता था। वो ऊंचा होता था तो ऊंचा दर्जा, और नीचा होता था तो नीचा दर्जा दिया जाता था उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर। ठीक, उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाना। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसे दर्जे बदलते रहते थे। यानी जो ऊंचा नीचा दर्जा किसी जाति, ये जो दर्जे थे समाज में ऊंचा नीचा, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में किसी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर होता था। ठीक, एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा, यानी एक ही जाति का दर्जा किसी क्षेत्र में ज़्यादा ऊंचा था और किसी क्षेत्र में ज़्यादा कम, उस आधार पर, जैसे जिसके पास प्रभाव और संसाधन थे, सत्ता थी, उसके आधार पर। जाति का दर्जा किसके आधार पर, वो ऊंचा नीचे का दर्जा सत्ता, प्रभाव और संसाधनों के आधार पर दिया जाता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, यानी जो जिस जाति का होता था उस जाति के बुजुर्ग ही जो है नियम बनाते थे, बड़े बुजुर्ग, और उन नियमों का पालन करना पड़ता था। और ये बड़े बुजुर्ग की एक सभा हुआ करती थी। ठीक है, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। भाई अगर किसी जाति में कोई घटना या दुर्घटना या कोई ऐसी दिक्कत हो गई है ना, तो उसका जो निर्णय लेते थे तो वो बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती थी, वो लेती थी। हाँ, और वही उसका पालन भी करवाती थी कि भाई चलो, अगर तुमने कोई चोरी की है तो चलो तुमको ये सज़ा मिलेगी और तुम्हें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते थे, जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। भाई जो जिस जाति का था, उस जातियों को अपने निवास का जो गांव था उस गांव के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। किसी राज्य की गांव क्या होती थी, गांव जो है एक छोटी इकाई होती थी।
शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई किसे कहा गया? तो गाँवों को कहा गया। अच्छा देखिए, पर्यावास का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। हम अभी आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में, चोल, तुगलक और मुगल के बारे में आगे पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन किसके बारे में बता रहे हैं? दिल्ली के सुल्तान थे, कौन थे? दिल्ली के सुल्तान थे कौन? गयासुद्दीन बलबन। ये अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। ये इलबरी वंश के थे और गुलाम थे। ये इल्तुतमिश भी इलबरी वंश के थे, उसी तरह से बलबन भी इलबरी वंश के थे। ये गुलाम थे। इन्हें बचपन में ही मंगोलों ने पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद इन्हें बगदाद में बेच दिया था, बलबन को। ठीक है, बेचने के बाद इन्हें एक बसरी नामक व्यक्ति ने खरीद लिया था। ठीक, ये गुलाम थे और बलबनी वंश की स्थापना की थी। देखिए इसमें दिया, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1266 से 1267, ठीक, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। भाई प्रशस्ति का मतलब यहाँ पे क्या? संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी है ना, संस्कृत में एक प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। ठीक, किसने? दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। ठीक, प्रशस्ति मीन्स होता है प्रशंसा में, राजा की प्रशंसा में लिखी गई एक कविता, उसे हम कहते हैं प्रशस्ति। प्रशंसा। ठीक, विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फ़ी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में आने वाले प्रांतों के बारे में दिया गया है। ये देखिए, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ठीक, कौन से थे? देखिए ये दिए गए हैं। ये जहाँ पे ये नंबरिंग है, फर्स्ट क्या है? सिविस्तान, सेकंड उच्च, थर्ड मुल्तान, इस टाइप से आप पॉज करके वीडियो पूरा मैप देख सकते हैं। ये देखिए, ओके। ये फोर्थ कलानौर, 5 लाहौर, 6 समाना, 7 सरस्वती, 8th कोहराम, 9th हांसी, 10th दिल्ली, 11th बदायूं, 12th कन्नौज, 13 कड़ा। इस तरह से आप पूरा पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। ये सब इसे मोहम्मद तुगलक है ना, ये मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत में आने वाले प्रांत हैं। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर हमने क्या दिया, ये महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते हैं।
साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। देखिए, भाषा तथा क्षेत्र सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था। इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। भाई अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा है। ठीक, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है? संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। कैसी भाषा है? अमीर खुसरो ने बताया कि संस्कृत क्या है? एक प्राचीन भाषा है। ये किसी क्षेत्र की भाषा नहीं बल्कि एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो ने क्या कहा कि जो संस्कृत भाषा है इसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में आज ये हमारे। चलिए देखते हैं आगे। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल खलजी यानी खिलजी भी कहा गया है इन्हें, चोल खलजी यानी खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यानी जो चोल थे, खिलजी थे, खलजी जो लिखा है, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यानी ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। यानी किसी की भी सत्ता स्थिर नहीं थी। जैसे चोल को पराजित करने में दूसरा वंश आया, फिर उसके बाद दूसरा वंश आया, फिर उसके बाद दूसरा कोई वंश आया, इस तरह से। यानी उनकी जो विजय थी स्थिर नहीं थी। शासक और शासक बदलते रहते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। क्षेत्रीय राज्य क्या करने लगे? फिर से। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। मुगल वंश क्या था? पतन के ढलान पर था, क्योंकि 1707 में आपका लगभग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 में आप देखेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चलता रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं
पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। व्यक्तिगत स्तर पर मतलब कि कभी कभी जो लोग थे सामूहिक रूप से मानते थे और कभी कभी व्यक्तिगत स्तर पर। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म है ना भाई, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म क्या है, सामूहिक रूप से माना गया धर्म है ना। एक व्यक्तिक धर्म तो नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति का धर्म है। वो तो सभी जितने लोग उसको मानते हैं वो सामूहिक तौर पर मान रहे हैं ना। हिंदू धर्म के बहुत सारे अनुयायी हैं, उसी तरह से मुस्लिम धर्म के बहुत सारे अनुयायी हैं, तो वो सामूहिक धर्म माना गया। लेकिन व्यक्तिक कह दें कि व्यक्तिक, तो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इस दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक, जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। ठीक, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। किन ग्रंथों के ज्ञान के कारण? संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का यानी ब्राह्मणों को संरक्षण कौन देता था? तो राजा रानी, है ना। ब्राह्मणों को संरक्षण राज शासक दिया करते थे। संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी इसमें ये मतलब कहने का कि जो प्रमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी, जिस तरह पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी ऐसे ईश्वर और भक्त में ऐसा प्रेम बताया गया था कि जिससे कि इस भक्त क्या कर सकता था कि वो बिना किसी हवन के, है ना, बिना किसी महान यज्ञ के, बिना किसी कर्मकांड के ईश्वर को प्राप्त कर सकता था। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश। कुरान शरीफ किनकी पवित्र पुस्तक है? कुरान शरीफ किनकी पवित्र पुस्तक है? तो मुस्लिमों की। किनकी? मुस्लिमों की पवित्र पुस्तक कौन है? तो कुरान शरीफ है। जैसे हम हिंदू धर्म में गीता। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल कब पहुंचा? 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए। अच्छा, कुरान शरीफ में किसका उपदेश थे? तो मैं पैगंबर मोहम्मद का, है ना। जो कुरान इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो पैगंबर मोहम्मद। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। धर्म ग्रंथ वही पवित्र ग्रंथ है या धर्म ग्रंथ, ये उनके धर्म ग्रंथ है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति
जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। तो वो कोई भी हो, वो क्या कर, इस धर्म में प्रेम, करुणा और उदारता में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति, है ना, हर व्यक्ति को गले लगाता है यह धर्म, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चाहे सामाजिक उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। कई शासक जो इसके, जैसे हमारे में पुजारी होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में उलेमा होते हैं। ठीक है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। सिया क्या थे? सिया सुन्नी दो वर्गों में बटा था। मुस्लिम धर्म में दो वर्ग बन गए थे, सिया और सुन्नी, सिया और सुन्नी। ठीक। तो सिया धर्म को जो मानते थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली किसको? पैगंबर साहब के दामाद कौन थे? अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे, ये देखिए, कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। किसको? खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। यानी इस्लाम के आरंभिक दौर में जो मुस्लिम धर्म था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो खलीफाओं ने किया था। तो सुन्नी जो है खलीफा को मानते थे और सिया किसको मानते थे? सिया मानते थे पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद को। ठीक। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, यानी कितना वो अभी तक चले आ रहे हैं, स्थिर हैं, और कितना वो परिवर्तित हो गए, कितना बदल गए, यानी और कितना परिवर्तन आया है। ठीक। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। यानी जो ये हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के बारे में जो बताया गया, तो ये क्या था, इसको आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। जैसे शिकारी, संग्राहक आपने देखा, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी देखे, कैसे उन्होंने फसलें उगाई, है ना। शहरों और गाँवों के निवासी देखे कैसे रहते थे।
और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य देखें। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। यानी कक्षा 7 की बुक में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, क्लास 6 7th की बुक में तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। यानी आप इसमें जो है आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें मध्यकालीन इतिहास में पढ़ने को मिलेगा कि कृषक समाजों के विस्तार कैसे हुआ, यानी कृषि में कैसे परिवर्तन आए, क्या क्या चीज़, क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई, क्या क्या जो है ना, किस तरह से खेती का विस्तार हुआ, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के जो उदय हुए, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म को दिखाया जाएगा। इस्लाम धर्म के विकास के बारे में, कैसे धीरे धीरे में इस्लाम धर्म का विकास हुआ, यूरोप से व्यापारिक कंपनी जो भारत आई उसके बारे में आपको बताया जाएगा। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। ठीक, भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। मध्यकाल की तुलना किससे की जाती है, आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। भौतिक उन्नति हुई और बौद्धिक प्रगति भी हुई। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। मध्यकाल क्या था, रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। यानी हमारे देश में, हमारा देश इतना समृद्ध हो चुका था कि वहाँ जो ब्रिटिश कंपनियाँ थीं वो हमारे यहाँ आकर व्यापार करना शुरू कर दी थी, है ना। इस काल में वो यहाँ आने लगी थी और उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापार स्थापित कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी कंपेयर करें, मतलब इस वर्ष की क्लास 7 की बुक से क्लास 6 की बुक में क्या था और इसमें क्या था, इसको कंपेयर करते चलें। जहाँ भी संभव या देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। उनका इसका कहने का मतलब इसमें ये है कि पिछली बुक में आपने जो पढ़ा, फिर 7th बुक में क्लास 7th की बुक में आप जो पढ़ेंगे तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है और या क्या कितना बदलाव आया, और फिर आज से भी देखिए कि आज क्या बदला है और वैसा ही है कि कुछ बदला भी है। ऐसे करके आप कंपेयर करिएगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, लेसन फिनिश हो गया है और आगे हम लेसन 2 पढ़ेंगे। NCERT हिस्ट्री क्लास 7th का लेसन 2 पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या आपको इतिहास से संबंधित हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।